साथियों, जय भीम। जय भारत, जय संविधान। और आज एक महत्वपूर्ण लाइव जो लखनऊ में 6 सितंबर को होने वाला है, ये लाइव उसी को लेकर है। इसके साथ कुछ और थोड़े से मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण। मतलब मैं कोई बात कहता हूँ तो उसके पीछे महत्वपूर्ण चीजें ही होती है। मैं कोई क्योंकि आंदोलन है, समय नहीं खराब करना होता, तो मेरा प्रयास रहता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है मैं उसको अदा करूं। मैं लाइव की शुरुआत करता हूं। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार लाल यादव, नारायणा गुरु, संत गाडगे जी महाराज, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, राम स्वरूप वर्मा जी, चौधरी चरण सिंह, एक बड़े नेता है। मैं आज इनका नाम क्यों ले रहा हूं, इस पे हम भविष्य में चर्चा करेंगे। मैं अक्सर इनका नाम लेता हूं क्योंकि एक उस समय के एक बड़े नेता जो सिर्फ किसानों के नेता नहीं थे, दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के, मजदूरों के नेता थे। उसके साथ साथ माँ रमाबाई, माँ उदादेव पासी, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ अवंतिकाबाई लोधी, झलकारी बाई, माँ फातिमा शेख, और माँ फूलन देवी। अब मैं मातृशक्ति को माई कहूंगा। और वीरांगनाएं हैं ये, जिनका मैंने जिक्र किया, अवंतिकाबाई लोधी, झलकारी बाई, ये सब वीरांगनाएं, उदादेव पासी। उसके अलावा शहीद आजम शहीद भगत सिंह, उधम सिंह, अशफाकुल्ला खां, करतार सिंह सराबा, ये वो लोग हैं जिसमें नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं। माता दीन वाल्मीकि जी, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, सर छोटू राम, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस सदी के महानायक, जिन्होंने हजारों साल की गुलामी इस देश के शोषित वंचित वर्ग से और इस देश की तमाम महिलाओं से अपने संघर्ष के बदौलत जो है वो काट दी गुलामी की बेड़ियों को। मान्यवर दीना माना वाल्मीकि साहब, और मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम, विरासत के तौर पे नहीं, सिद्धांतों के तौर पे, आंदोलन के तौर पे। क्योंकि काशीराम साहब कहा करते थे कि मरे हुए लोग मिशन नहीं चलाते, उनकी भाषा में कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि हमारे महापुरुष कम से कम मुझसे तो नाराज नहीं होंगे, भीम आर्मी से तो नाराज नहीं होंगे, बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि किसी सदी हमारी, हम उसकी तरफ बढ़ भी रहे हैं, वंचित वर्ग के लोगों में एकता भी बन रही है। एक और बहुत जरूरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है अपनी वॉल्यूम्स में कि मैं देश के प्रति क्या सोचता था और मैं देश के लिए क्या करना चाहता था, इसका मैंने प्रयास किया। जब इस देश का युवा मुझे पढ़ेगा, मुझे समझेगा, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति मेरे समर्पण को देखेगा, तो उसको एहसास होगा कि मैं इस देश के बारे में क्या सोचता था। आज वो समय आ गया है। अब बाबा साहब के लिए तो मैं कहूंगा कि वो हमसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि
बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को ये कहा था आगरा में कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और रोते उन्होंने कहा कि अगर आप इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना। देखिए, राजनीतिक रूप से जिनके नेतृत्व में गया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल साफ तौर पे कह रहा हूं, लेकिन सामाजिक रूप से आंदोलन को, बहुजन आंदोलन को हमने कमजोर नहीं पड़ने दिया, उसमें धार दी है। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग मजबूर हुए हैं, जिन्होंने कभी दलित पिछड़ों की बात नहीं की। दलित पिछड़ों के लिए जो लोग जो उनसे दुर्भावना रखते हैं, उसको मैं सारी डिटेल्स आज बता दूंगा इसी लाइव में, प्रयास करूंगा काफी बड़े हद तक आपको बता दूं। उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिस तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ, आरएसएस ने अब कांग्रेस के जरिए जिस तरह से पहले हमारे हितों को रोक के रखा, हमारे हितों पे कुठाराघात किया, ये कांग्रेस बीजेपी के लोग, मुझे आज इस पे अपनी बात रखनी पड़ेगी कि आज सीधे से, जैसे 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, आपको याद होगा, एससी स्टेट पे हमला हुआ था, षड्यंत्र था पूरा। जो अपने आप नहीं कर पाते वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जरिए करा पाते हैं। कुछ लोग इनसे इन्फ्लुएंस है वहां, है ना, क्योंकि वहां कोई क्राइटेरिया तो नहीं है। अभी 9 सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं। गजब की बात है कि पूर्व में एक सीजेआई रहे थे, उनकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, उनकी बेटी भी चीफ जस्टिस बनेगी आने वाले समय में। कोई टेस्ट नहीं, कोई अहर्ता, कोई आ, किसी भी तरह कंपटीशन नहीं है, चला आ रहा है, विरासत है। तो बीजेपी आरएसएस के लोगों ने अपनी रणनीति बदली है। पहले वो आरक्षण पे सीधा हमला करना चाहते थे, लेकिन हमारे आंदोलन की वजह से आज वो लोग सीधा हमला नहीं कर रहे, तो नए तरीके इजाद किए, जिसका एक नाम निजीकरण भी। तो वो पिछले दरवाजे से हमारे अधिकार को खत्म कर देना चाहती है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, वो खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय संविधान को, और हमारे संविधान प्रदत्त जो अधिकार है उसको। वो इस देश में मनुस्मृति दोबारा मनुवाद लागू करना चाहते हैं, जब, मगर ये एक कड़वा सत्य है, जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को मानने वाले लोग, उनके अनुयायी, उनके बेटे यहाँ हैं, तब तक तो ये संभव नहीं। जिन जिन चीजों से मनुवाद को वापस आने का प्रयास करोगे, चाहे वो ईवीएम हो या कोई और बात, उसका जवाब समय समय पे देते रहेंगे। अगर आपको याद हो, कभी पिछड़ों के लिए क्या सोचते थे इनके नेता में, बाल गंगाधर तिलक की जो बात है, 15 मई 1881 में उन्होंने कहा, उन्होंने विरोध किया था बैकवर्ड के लोगों के लिए आधुनिक शिक्षा का, उन्होंने विरोध किया था। जो चौथा वर्ण है ना, शूद्रों के लिए उन्होंने आधुनिक शिक्षा का विरोध किया था, और उन्होंने कहा था शिक्षा लेके क्या करेंगे, संसद में बैठ के क्या करेंगे ये, और किन किन जातियों के नाम थे, तो मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। हमेशा एक समाज, तो कुर्मी तो हमेशा निशाने पे रहा। उसका कारण छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने 16 जुलाई 1902 को आरक्षण की व्यवस्था की, जिन्होंने इस गैर बराबरी को समझा, और उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की, इसलिए जो है उनसे तो हमेशा चिड़े रहे। तो पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण मिलता है, उसका विरोधी कौन है? जब मंडल कमीशन आया, आज तक मंडल कमीशन की सारी सिफारिश लागू नहीं, उसका विरोध किसने किया? आज के लाइव को पिछड़े वर्ग के ज्यादा लोग देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है, वो कभी अपने भविष्य का निर्माण ही नहीं कर सकती। आप अपना इतिहास पढ़िए कि जब आपको आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब तो आर्टिकल 340 में, 340 में पिछड़े वर्ग आयोग की बात करके गए थे कि ये बनना चाहिए, लेकिन जब आपको ये मिलने के लिए काम हुआ, मंडल कमीशन का आंदोलन हुआ, तो आपके समर्थन में कौन था और आपके विरोध में कौन था, ये आपको समझना पड़ेगा। अब मैं बुनियादी बात करता हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, लगभग 20,000 पदों का, जिसमें मेरे पास जो रिपोर्ट है, शेड्यूल कास्ट की लगभग 3167 सीटों पे घोटाला हुआ है, और लगभग 16,000 सीटें पिछड़े वर्ग के लोगों की, लगभग 20,000 के करीब सीटें हैं जिन सीटों पे घोटाला किया है। अब सरकार को पता है घोटाला किया है। जैसे मैंने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि 340 में कि आरक्षण, पिछड़ा वर्ग आयोग बनना चाहिए। बीजेपी के लोग मजबूर हो गए बनाने के लिए, बनाया, लेकिन क्या है, उस पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, मैंने कई न्यूज चैनल को पढ़ के सुनाई, और आज भी मैं उसको बता देता हूं कि पिछड़े वर्ग आयोग ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 16 का वॉयलेशन हुआ है, उनका उल्लंघन हुआ है।
आरक्षण के जो नियम है उनका पालन नहीं हुआ है और आरक्षण को जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। जो जिनके द्वारा किया गया संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए और जो लाभार्थी वंचित रह गए हैं वंचित लाभार्थियों को नियुक्ति देनी चाहिए। और ये पिछड़ा वर्ग आयोग मैंने नहीं बनाया, ना ही पिछड़े वर्ग के लोगों ने बनाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया। अब वो एक संवैधानिक संस्था है, वो उनकी ये रिपोर्ट है कि साहब ऐसा हुआ है। अब सरकार को समझ में नहीं आ रहा, सरकार फंस गई, क्योंकि इस बात ने, मैं धन्यवाद देता हूं उन साथियों को जो वहां आंदोलन में बैठे हैं, क्योंकि आपने सरकार को बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया। घोटाला हुआ है, सरकार को पता लग गया कि घोटाला हुआ है, सिस्टम को पता लग गया घोटाला हुआ है, यानी कि करप्शन, और करप्शन के खिलाफ नारे की बात करते थे। कल ही मुझे कोई बता रहा था कि स्विस बैंक में संपत्ति जो है 25% का इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री कहते थे काला धन वापस आएगा। स्विस बैंक में जो भारतीयों की संपत्ति है उसमें 25% का इजाफा हुआ है। आपको शायद कोई ना बताए, लेकिन एक सच, काला धन वापस नहीं आया। यहां से जिन लोगों ने और काला धन डेवलप किया उन लोगों ने जमा करा दिया। ये है वास्तविक स्थिति भारत की। 69,000 शिक्षक भर्ती, पहली तो सरकार रोजगार नहीं देती, मेरी आंख में कुछ हुआ है। पहले तो सरकार रोजगार नहीं देती है, रोजगार की भर्ती निकलती है, आवेदन निकलता है, आवेदन का फॉर्म भरता है, सरकार किसी कारण से भर्ती निरस्त कर देती है, जनता के नौजवानों के खून पसीने की मेहनत के पैसे खराब हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं। सरकार का एक पैसा होगा वो सरकार लेगी, जनता के नौजवानों के मेहनत के, उनके उनके परिवारों के 500-500 रुपए की फीस फार्मों में जमा होती है। सुनने कुछ भर्तियां जो हैं जब शुरू होती हैं तो उसके बाद उनके जब पेपर होते हैं, मेहनत करते हैं, उससे पहले पेपर लीक करा देती है सरकार। ये भी अभी हुआ पीटी के एग्जाम में। जिस सरकार पे पेपर नहीं संभल रहा वो प्रदेश की जनता को कैसे संभालेगी? तो पेपर लीक हुआ और पेपर लीक के बाद अब उसको मैनेज करने, जैसे कोरोना में इतने लोग मरे, उसको सरकार फिर मैनेज करती है, फिर उसको मैनेज करने में लगी हुई है। इतना सारा सिस्टम होते पेपर कैसे लीक हुआ? तो किसने कराया ना, एक और घोटाला। चलिए पेपर लीक हुआ, पेपर लीक करके अपने चहितों को दे दिया, अब वो फिर भी पास नहीं हो पाते। जो मेरिट की बात करते हैं ना, उनके लिए मेरा संदेश कि सर रेस की लाइन एक कीजिए, कोई भी एक दलित पिछड़े वर्ग का अभ्यर्थी पकड़िए, उसको तैयार कीजिए, समय आप निर्धारित कीजिए, टेस्ट आप निर्धारित कीजिए, रेस की लाइन एक कीजिए, सुविधाएं उनको बराबर दीजिए और फिर देखिए किसमें कितनी क्षमता है। फिर मेरिट की बात कीजिए हमसे और मुकाबला कीजिए, हम बताएंगे किसमें कितना दम। तो आप तमाम तरह से, आपके पास सारे संसाधन हैं, आपको पेपर भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, फिर आप पास नहीं हो पाते। तो आपको पास करने के लिए आपकी चहीती सरकार हमारे बच्चों का हक डकारती है और हमारी सीटें, जो संवैधानिक अधिकार आरक्षण में जो सीटें हमें मिली हैं, उन सीटों को छीन के देती है हमसे। ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र। ये है वो लड़ाई, जिस लड़ाई के खिलाफ हमने आंदोलन जो है ना शुरू किया। अब जब भी मंडल आएगा ना तो कमंडल भी आएगा। जब मंडल का आंदोलन शुरू हुआ तो इन्होंने, जब हम मंडल के लिए लड़ते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो मैं इस बात को शुरू करने से पहले एक बार आरक्षण पे जरा सी टिप्पणी करना चाहता हूं। जो बच्चे वहां बैठे हैं ना, वो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उनको समझ आया कि आरक्षण क्या। अभी पिछड़े वर्ग के लोगों को, शेड्यूल कास्ट की कुछ जातियों को समझ नहीं आया कि आरक्षण व्यवस्था क्या है। धीरे धीरे वो इसको पढ़ेंगे, जानेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि देखिए सब सिस्टम संविधान से चल रहा है, लेकिन संविधान में क्या क्या आर्टिकल हैं और कितने आर्टिकल हैं, क्या क्या आर्टिकल में किसको क्या क्या मिला है, क्या आपके मौलिक कर्तव्य, क्या मौलिक अधिकार है, जब आप उसको पढ़ोगे तो जानो कैसे। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को जो अधिकार मिले हैं आरक्षण व्यवस्था के, पहले तो मिले देर से, और मिले उसके बाद जो है जैसे उनके अधिकारों की बात हुई तभी यहां कमंडल आ गया। कमंडल है ये नफरत सांप्रदायिकता। जब पिछड़े वर्ग के लोगों को बुनियादी रूप से मजबूत होने का, आरक्षण समझते हैं, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, कि राजकाज में आपकी हिस्सेदारी कितनी। मैं बस आपको एक बार बता देता हूं कि आरक्षण व्यवस्था बेसिकली है क्या। आरक्षण व्यवस्था है कि इस देश में लगभग 2% सरकारी नौकरियां, 98% तो निजी सेक्टर है,
पहले से ही, उसमें कोई आरक्षण नहीं। इन 2% सरकारी नौकरियों में सभी जितनी देश के अंदर जितने जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर आरक्षण व्यवस्था तय हुई थी, जिसमें पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को लगभग 49.5% आरक्षण मिला, इसलिए कि राजकाज में इनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको स्पष्ट तौर पे एक और सीधी लाइन बताता हूं। सोचिए कोई जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार है और इनकी सरकार में इनके चाहने वाले या इनसे जुड़े हुए लोग अपराध करते हैं, और अगर सिस्टम में हमारे लोग नहीं बैठे तो हमारे लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? जैसे हाथरस का एक मामला हुआ, पूरी सरकार लगी बचाने के लिए, तो न्याय कैसे मिलेगा? न्याय तब मिलेगा जब वहां आपके समाज का को संबंधित अधिकारी होगा जो न्याय दिलाने में आपकी मदद करेगा। और जैसे तमाम तरह से सरकारी नीतियां आती हैं, अब वो आप तक पहुंचे कैसे, कौन बताए? जो लोग आपसे इतना भेदभाव करते हैं, अभी कास्ट नहीं खत्म हुआ, वो लोग आपको क्यों बताएंगे? तो ये कौन बताएगा? इसलिए जो है ना, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व होना चाहिए। भागीदारी का मामला है, जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, जब आपका व्यक्ति वहां होगा। इसलिए हमारे लोग सिविल सर्विसेज को जो है ना चयन करते हैं। वो पैसे कमाने नहीं जाते, पैसा तो दिमाग के जरिए वो बिजनेस करके कहीं और से भी कमा सकते हैं या और किसी जॉब में भी जा सकते हैं, लेकिन वहां वो जाते इसलिए हैं कि जिससे वो इस समाज के प्रति जो है ना अच्छे पदों पर बैठ के जिम्मेदारी के, जहां से समझिए कि इम्पोर्टेंट जो विभाग है वहां बैठ के अपने लोगों की तरक्की के रास्ते खोल सके, उनको समझा सके, उनको आगे बढ़ा सके। क्योंकि उनके लिए सरकार नहीं सोच रही, सरकार सोचती तो वो आगे बढ़ जाते। वो इसलिए सिविल सर्विस चयन करते हैं कि वो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं कि उनकी सामाजिक कर्तव्य है, जिस समाज से वो आए हैं आरक्षण की बदौलत, तो वो उस समाज को पे बैक टू सोसाइटी कुछ दें। लेकिन ये क्रीमी लेआउट तमाम तरह की चीजें करके एक अधिकारी कर्मचारियों में और आम जनता में एक सामंजस्य वो खत्म करा दिया गया है एक सरकार के द्वारा। ये इस तरह का प्रचार प्रसार करते हैं, जबकि सच ये है कि हमारे जो लोग बैठे हैं उनको, जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश में लगभग 16 के करीब जो है, 16-17 आरक्षण के हिसाब से हमारे लोग बैठते हैं जो डीएम एसएसपी होने चाहिए, जिलों में तैनाती पे होने चाहिए। शायद 3 डीएम है मुश्किल से, और ये एससी के हैं, एक एसटी का है मुश्किल से। यानी कि 10 जिलों से हमारे पद खाली गए, 10-12 जिलों से। और एसएसपी भी मुझे लगता है 2 हैं सिर्फ। अब ये खेल कितना आगे तक चलता समय, जब एसएसपी वहां नहीं है तो थानेदार नहीं होंगे, सीओ नहीं होंगे, तो एससी एसटी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो थाना अध्यक्ष एसआई बन के बैठे हैं, वो लाइन में पड़े होंगे। उनकी ड्यूटियां कोर्ट में कहीं ऐसी जगह लग रही होगी, वो बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा, जो ये तो उसकी बात हुई। उसी तरह से जैसे डीएम हमारे नहीं है तो एसडीएम हमारे नहीं होंगे, एडीएम हमारे नहीं होंगे, और वो होंगे भी तो उनके पास पावर नहीं होगी, उनको ऐसी जगह शिफ्ट किया गया। ऐसे ही जैसे प्रमुख सचिव यूपी में आप समझे है ही नहीं, मैं यूपी की बात अभी कर रहा हूँ। जो सेक्रेटरी है वो नहीं। अब गजब की बात है ना, जो पद, ऐसे पद है जहां से लोगों को लाभ हो और उनके हितों की सुरक्षा हो जाए, जैसे अन्याय हो तो वो लोग न्याय करने में मदद करा दें, इसलिए उनको तैनाती नहीं दी जाती। ये एक सिस्टम है पूरा बनाया गया जिससे कि इन वर्गों के लोगों की मदद ना हो पाए। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात इस पे आपको और बता देता हूँ। तमाम तरह से हमेशा योग्यता नहीं है, योग्य नहीं है, नॉट फॉर सुटेबल करके निकाल दिया जाता है। अब आबादी है एससी की 16.2% और एसटी की 8.2% और ओबीसी कम से कम 52%। ये टोटल अगर आप इसको देखेंगे तो ये 80% के करीब बैठेगी। ये आंकड़े हैं 1931 की जनगणना के, जो ओबीसी के हैं। इसके बाद बढ़ी होगी, कम नहीं हुई, समझ रहे हैं? इसके बाद ओबीसी की जनगणना नहीं हुई, लेकिन एससी की आबादी बढ़ी है, 22.5% अभी है। ये आंकड़े थे, लेकिन अब जब दोबारा आप जनगणना हो गई तो आपको लगेगा 30% के लगभग होगी। एससी को 15% रिजर्वेशन है, एसटी को 7.5 है और ओबीसी को 70% है। अभी आप लोग लड़े तब नीट जैसे महत्वपूर्ण उसमें अभी जो है 70% कोटा, और तमाम तरह से कई प्रदेशों में नहीं था, कहीं 7%, कहीं 4% और कहीं कुछ वो मिल रहा। ये हाल है जो मैंने आपको आरक्षण व्यवस्था का बताया। अब देखिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हुआ 10%। तमाम दलों ने स्वागत किया, होना भी चाहिए, राजनीतिक रूप से होना चाहिए, क्योंकि
आपका स्वर्ण वोट चला जाएगा। उन्होंने किया, उनकी सोच है, उनकी रणनीति है, लेकिन मैं बता रहा हूं जिस दिन से लागू, आप चेक करा लीजिए, जब से 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हुआ है, उनको 10 का 10% मिलता है हर भर्ती में। लेकिन जब से आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है, मुश्किल से 4% ओबीसी के लोगों को क्लास 1 में आरक्षण का लाभ मिला है, और 6% के लगभग एससी एसटी को आरक्षण का लाभ मिला है। उनके आरक्षण मतलब आज तक उनको पूरा नहीं किया गया, उनके कोटे को। क्यों नहीं किया गया भाई? आपने तो अपना तो आप करा रहे हैं, 10 का 10% जब से मिला है। और ये नहीं है, मिलता तो उनको पहले 52 50% है पहले से ही, क्योंकि आरक्षण का तो वो बनाया था ना कोर्ट ने मंडल कमीशन के बाद कि ये 50 से ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन 10% पे आर्थिक आधार पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। कोर्ट का अरे अपना निजी मामला है, अब उस पर क्या कहेंगे? कोर्ट ने कहा चलिए होना चाहिए। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, जब मध्य प्रदेश में 27% की बात आती है तो फिर आपको दिक्कत क्यों हो जाती है? और ये बेसिकली क्या है ना, 52% लोगों को 27% दोगे तो लड़ाई होगी ना। 52% लोगों को 52% क्यों नहीं देते हो भाई? 4 आदमी भूखे हैं, 4 रोटी देते हो, एक एक खा लेते हैं, 2 देते हो तो आधी आधी खा लेते हैं, 1.5 देते हो, कैसे वो करेंगे? इसलिए जो है ना, आप चाहते नहीं है क्योंकि आपकी नीयत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात करते हैं, कुल 34 जज है। ये मुझे पता है कि ये शायद आज से पहला आंकड़ा हो सकता है, इस पे मैं देगा, लेकिन बस बताने का जरिया क्या है कि एससी के 2 हैं, एसटी का कोई नहीं, और ओबीसी का तो ओबीसी के 2। ये इतनी बड़ी आबादी के हाल, यानी कि आप में क्षमता नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते। आप जो हैं, जो तिलक कहते थे ना, क्या करेंगे जाके वहां सुप्रीम कोर्ट में बैठ के? क्या करेंगे संसद में बैठ के? क्या करेंगे? अपना जो पैतृक जो इनका काम है उसको करना चाहिए इनको। तो भारत सरकार में जो सबसे बड़े अफसर हैं, यानी कि सेक्रेटरी 89, एक एससी का है, 3 एसटी के हैं, ओबीसी का एक नहीं। ये 2019 के आंकड़े हैं सर। ओबीसी का 52% आबादी का एक भी सेक्रेटरी नहीं है सेंट्रल सेक्रेटरीट में, केंद्रीय सचिवालय में। बुरा लगना चाहिए आपको, होना भी चाहिए, बुरा लगे, लेकिन बुरा लगने से कुछ नहीं होगा ना, बदलना पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की। 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, एक एक 2020 तक का आंकड़ा है सर। प्रोफेसर 269, ये ओबीसी का है। मौजूदा कार्यरत हैं 9, 260 पद खाली पड़े। क्यों भाई? अगर ये प्रोफेसर बनेंगे तो क्या वहां से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैं कहता हूँ पे बैक टू सोसाइटी, उसके लिए सोच के उस समाज को आगे बढ़ाएंगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर 544 स्वीकृत हैं, 31 मौजूदा हैं, 513 खाली पड़े। और असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर, तो जिनकी बात मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, 2178 स्वीकृत है, 1267 मौजूदा हैं, 911 पद खाली पड़े। ये खाली पद आपने क्यों रखे हैं? क्योंकि आप देना नहीं चाहते। ये आरएसएस, भाजपा का, कांग्रेस का चाल चरित्र है, हमें इसे समझना पड़ेगा। और जैसा मैं आपको कह रहा था, इंपोर्टेंट जो डिपार्टमेंट है उसमें अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं होंगी, उनको तैनाती नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपने लोगों का भला ना कर दें। एक एक और इंपोर्टेंट बात, मंडल के विरोध में कमंडल जारी रहेगा। पहले कमंडल सांप्रदायिकता था, लेकिन अब कमंडल जो है ना, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब उसका दूसरा नाम है निजीकरण। अब आप मजबूर होके, दलित पिछड़ों के आंदोलन के आगे मजबूर होके सरकार नीट पे भी दे रही है। अब हो सकता है कि दबाव बनने के बाद जब शेड्यूल कास्ट पिछड़े वर्ग के लोग एकजुट होके, आप मंडल में भी देखिए आपके साथ कौन खड़ा है, पिछड़े वर्ग के मेरे साथियों। और अब भी देखना आप जातिगत जनगणना पे पिछड़े वर्ग की कौन खड़ा होगा। जो आपकी जनगणना नहीं करा सकता वो आपका हितैषी है, दुश्मन ही आपको समझना पड़ेगा। वो आपसे कितना प्यार करता है आप खुद समझदार हैं। अब बच्चे जो लोग वहां बैठे हैं, मुझे सुन रहे हो, उनको ये समझना चाहिए कि जब आप अधिकार के लिए आओगे मांगने, तब आप पिछड़े हो जाओगे, जब चुनाव आएगा तो आप हिंदू हो जाओगे। दलित वर्ग के लोगों के साथ भी ऐसा ही है, जब अपने हक की बात करेंगे तो दलित हो जाएंगे, आरक्षण खोर हो जाएंगे, गालियां खाएंगे, भिखारी कहलाएंगे, भिखमंगे कहलाएंगे। लेकिन जब चुनाव आएगा तो इन्हीं के पैर धो के पिए जाएंगे, इन्हीं के पैर छुए जाएंगे, और इनको तमाम तरह से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि इनके वोट जो इनका बड़ा अधिकार है। ये लोकतंत्र है,
तलवारों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, इसमें सरों की कीमत होती है। इनके लोग अपने व्यक्ति का चयन करके उसको ना भेज दें, इसलिए इनके पैर पकड़े जाएंगे, इनको चाचा ताऊ बताया जाएगा, चुनाव के बाद ये फिर 5 साल पिटेंगे, इनको नौकरी नहीं मिलेगी, इनके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, इनके लोग बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलेगी, इनके बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, तमाम तरह से इनको ही नहीं मिलेगा। और ये कौन इनके हैं, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ दलित पिछड़े हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात जो है ना वो ये है कि अब सरकार निजीकरण के जरिए अब आरक्षण देने की बात कर 27%, लेकिन अब अस्थायी नौकरियां हटा दी गई, अब अस्थायी संविदा पे 5 साल काम कराएंगे, 4 साल काम उसके बाद देखेंगे। और जिन्होंने आज तक नहीं दिया वो टॉप पे बैठे हुए हैं, वो आपके बच्चों को निकालते रहेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती का आंदोलन है, लखनऊ की धरती बुला रही है। मैं उन तमाम अभ्यर्थियों से जो घर पड़े हैं, ये अधिकारों का आंदोलन, इसमें बुलावा नहीं भेजा जाएगा। ये मान सम्मान सम्मान जो हमारी बहन बेटियों पे लाठियां चली, जो उनके कपड़े फाड़े गए, उनको अपमानित किया गया, गालियां दी गई, जो उनके हाथ टूटे हैं, जो वो भूखे पेट वहां पड़े हैं, मैं तो रहा हूं 2 दिन उनके बीच, मैंने देखा कि वो भूखे पेट वहां अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। जब वो अपने अधिकारों की बात करेंगे तो उनको लाठियां मिलेगी। बाकी उनको दिखाने के लिए कि आपकी जात का मंत्री बना रहे हैं, आपकी जात का संतरी बना रहे हैं, आपकी जात का विधायक एमपी बना रहे हैं, और ये किस लिए पता है आपको? इसलिए कि उनकी जात का वोट लिया जा सके। एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो आपकी जात का बना है ना, ये चाहे दलित हो या पिछड़े हो, अगर ये वास्तविकता में आपका लीडर है तो इसको आपकी हक की बात उठाने में क्या तकलीफ है? अगर ये डीलर है, लोडर है, तो इसको ये उठाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की बात, और ये मोहरा बन के हमारे लोगों का विरोध करेगा वहां, इसलिए इसको बनाया गया। इसको मान्यवर काशीराम साहब चमचा युग कहते थे। जिनसे आंदोलन संघर्ष होता है उनसे समझौता नहीं होता। जिन लोगों ने इस व्यवस्था को बना के रखा वो इस व्यवस्था को कभी खत्म नहीं करेंगे, उनको फायदा है इस व्यवस्था से। हमें जातिवाद से नफरत है, इसलिए हम चाहते हैं जाति का विनाश हो। तो 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन चल रहा है, 6 तारीख को महा आंदोलन है। जो लोग मुझे सुनेंगे या जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को खासकर कह रहा हूं, मैंने कहा था उस दिन भी कि अपने संघर्षों के दिन जो हैं तारीखें आबाद रखेंगे, और इस बार ऐसे लड़ेंगे कि विरोधी भी याद रखेंगे। तो बुलावा नहीं भेजा जाएगा। ये लड़ाई 69,000 शिक्षक भर्तियों की, ये संविधान के में दिए हमारे अधिकारों की लड़ाई, ये संविधान सुरक्षा की लड़ाई है, ये तानाशाही के खिलाफ बिगुल, ये लड़ाई है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान में मिले अधिकारों को बचाने। उत्तर प्रदेश के साथियों से मेरा निवेदन, पहले अभ्यर्थियों से निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आपको, जैसे वो कहते थे ना राम सुब्रमा जी, राम मनोहर लोहिया जी, कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती है। आप मत इंतजार कीजिए कि सरकार बदलेगी तब आपको मिलेगा, बदल दीजिए ना, आइए और साबित कीजिए। और लोकतंत्र है ना, आप आ जाओगे तो इनकी औकात नहीं कि वो ना दे। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते थे कि 100 में से 90 शोषित, 90 भाग हमारा है। धन धरती का बंटवारा करो, शोषितों ने ललकारा। कई नारे हैं ना, शोषितों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में से 60, कहाँ है? 4% नहीं मिला था अब आपको। और क्या क्या नहीं मिला, बस मुझसे मत कहलाइए। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जिनको अधिकार चाहिए उनको पढ़ना होगा, उनको लड़ना होगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मरना सीखो, जीना चाहते हो तो मरना सीखो। बाबू जननायक कपूरी ठाकुर। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं इनके नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने, जो अपने लिए नहीं जिए, जो इस देश के निर्माण के लिए जिए, पिछड़े दलितों के वर्ग के अधिकार के लिए जिए, जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारे के लिए जिए, समतामूलक समाज के लिए जिए। मैं उनका जिक्र बार बार कर रहा हूं, इसलिए उनका नाम लेता हूं। मैं उनसे मिला नहीं हूं, उनमें से बहुत सारे लोगों से मैंने इनको देखा नहीं है व्यक्तिगत रूप से आमने सामने। आज इनकी बात क्यों कर रहा हूं? बाबा साहब अम्बेडकर ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को गुरु क्यों माना?
बाबा साहब तो 91 में पैदा हुए, 1890 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले चले गए, लेकिन उनके विचारों के कारण, अगर मैं आज कुर्मी वंशज छत्रपति साहू जी महाराज की बात कर रहा हूँ, जिनके कुल से हैं पटेल, गुर्जर, ये तमाम लोग, इसलिए क्योंकि वो सामाजिक न्याय के योद्धा थे। उन्होंने 1902 में गैर बराबरी के खिलाफ और अवसर के लिए आरक्षण व्यवस्था किया। मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, सैनी, साक्य, केशव, मौर्य, कुशवाहा, अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वो कुल है जिसने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और क्रांति सूर्य और मां सावित्रीबाई फूले हमें दिए, जिन्होंने वंचित वर्ग की बेटियों को, बेटों को पढ़ने का अधिकार दिए, अपमानित होकर अन्याय सह के भी स्कूल खोले। मैं बात कर रहा हूं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की, वो भी इसी कुल के। मैं बात कर रहा हूँ जननायक कपूर ठाकुर की, जो यहाँ यूपी में लोग उनको सैन लगाते हैं, नाई समाज जिसको कहते हैं। मैं संत गाड़गे जी की बात कर रहा हूँ, जो धोबी समाज के लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, जो शेड्यूल कास्ट के लोग। तो मैं ये बात इसलिए कर, धानुक समाज की बात कर, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस देश में रहने वाले, उत्तर प्रदेश में रहने वाले और देश में रहने वाले प्रजापति, पाल, कश्यप, सैनी, का, साक्य, मौर्य, कुशवाहा, कहार, अहीर, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, ये कहाँ सोए हुए हैं? गुर्जर, जाट, ये कहाँ सोए हुए हैं? पटेल, ये कहाँ सोए हुए हैं? देखो, अगर व्यक्ति सोया हुआ है, उसको जगाया जा सकता है, लेकिन कोई आंख बंद करके बैठ गया, जैसे हमारे लोगों ने की है, दलित पिछड़ों ने इतने लंबे समय से, जो भूखे रह के भी जो है ना चुप हैं, तो मैं समझता हूं कि इसको गुलामी कहते हैं। निजीकरण एक गुलामी है। निजीकरण इसलिए थोपा जा रहा है, मैं फिर कहता हूं, तीन चीजें। सर, निजीकरण नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री जी सुनिए मेरा लाइव, चैलेंज से कह रहा हूं कि निजीकरण नहीं होने देंगे। ईवीएम से वोटों की चोरी नहीं होने देंगे, सतर्क रहिए। बस एक ही रास्ता है, चंद्रशेखर की हत्या करा दीजिए, लेकिन भीम आर्मी से बहुत सारे चंद्रशेखर तैयार हो गए हैं, अब नहीं रोक पाओगे आप, जो मान स्वाभिमान सम्मान और अधिकारों के लिए, संविधान के लिए बलिदान हो जाएंगे, जैसे आजादी की लड़ाई के लिए नौजवान बलिदान हुए, जिनका जिक्र मैं बार बार करता हूँ, शहीद आजम शहीद भगत सिंह और उनके साथ पंडित चंद्रशेखर आजाद। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसने अच्छा किया है, महापंडित राहुल शंकर ज्ञान, जो सही कहेगा मैं तो उसकी बात करूंगा, वो कोई हो। लेकिन जो, मैं तो कह रहा हूं ना कि जो दूसरी जात में पैदा होके लड़ रहा है गलत के खिलाफ, वो भी हमारा है, और जो हमारी जात में पैदा होके, दलित पिछड़ों में पैदा होके और उनकी गुलामी कर रहा है, वो चमचा, वो हमारा कैसे हो सकता है? कल चमचे की जरूरत खत्म तो चमचे को सरकार लात मारेगी, चमचे को फेंक देगी, चमचे को बाहर करेगी। ये चमचा युग है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग घर बैठे हैं उनको भी कह रहा हूं, 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन 6 तारीख को, महाआंदोलन अधिकारों के लिए, सोइएगा मत, क्योंकि जो कौम सोएगी उसका वजूद खत्म होगा। और आप सोई तो रहे हैं इतने दिन से, अगर आप जाग रहे होते तो क्या आपके अधिकार छिनते? भाई आप खुद समझिए ना, कब से सो रहे हैं? कल आपके बच्चों का भविष्य क्या है? नई शिक्षा नीति आ गई है, नई शिक्षा नीति और उसके अलावा तमाम तरह से महंगी पढ़ाई, महंगा इलाज, महंगा न्याय, क्या करेंगे आप लोग? रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे, तानाशाही चलेगी, प्राइवेट का मालिक जब चाहे निकाल देगा। आपके बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, क्या करेंगे? इसलिए कह रहा हूं कि आइए, 6 सितंबर उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों से, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों से निवेदन है, निवेदन समझिए, आदेश समझिए, भाई ने बुलाया, आपके भाई ने बुलाया। आपको याद है ना, कोई आंदोलन ऐसा नहीं जिसमें हमने इतिहास ना लिखा हो। तो 2 अप्रैल का आंदोलन हो, रविदास मंदिर का आंदोलन हो, CNPR NRC का आंदोलन हो, 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन का आंदोलन हो, कोई आंदोलन हो, जब जब हम लड़े हैं, वो तारीख इतिहास में दर्ज हुई। अब एक और तारीख, 6 सितंबर, लखनऊ, इको गार्डन, फिर संवैधानिक तौर पे लड़ेंगे और छीन के लाएंगे, क्योंकि मांगने सिर्फ भीख मिलती है। मैंने तो आज ही कुछ लिखा था, कहीं से सुना था तो लिख दिया, कि जब ये हमारे लोग जो है ना इसको पढ़ेंगे तो उनको भी जो है ये अच्छा लगेगा। अधिकार ना मिलते मांगे से, अधिकार तो छीने जाते हैं। संविधान है जिनके हाथों में, वह लोग नहीं घबराते हैं। कदम बढ़ाओ आगे, अब ना पीछे हटना है,
अधिकारों की खातिर हमको लड़ते रहना, मिलकर लड़ना। ये इस देश के वंचित वर्ग के लोगों के लिए, दलित पिछड़ों के लिए मेरा संदेश कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आए और साबित कीजिए। जो लखनऊ आसपास हैं, जितने जिले हैं, मैं तो जहां तक मुझे पता है पूरे प्रदेश के लोग आए, उत्तर प्रदेश के, यानी लखनऊ आसपास के लोग हैं, वो ज्यादा भूमिका अदा करें। और महत्वपूर्ण जो है, अब आपके लिए एक आखिरी सूचना, एक टाइम की रोटी खा के आइए, 2 टाइम की रोटी लेके आइए, एक अपने लिए और एक अपने साथी के लिए, मेरे लिए भी लेके आइएगा। मैं भी यूपी से चल के, सहारनपुर चल के लखनऊ आऊंगा, मेरे लिए भी रोटी लेके आइएगा, वहीं मिल बैठ के खाएंगे और खाएंगे और लड़ेंगे, और ऐसा लड़ेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भविष्य में इस दिन को पढ़ेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। और तमाम क्रांतिकारी योद्धाओं को सैल्यूट, जो वहां बैठे हुए हैं। वो 2 दिन अच्छे थे जो आपके साथ बिताए, खुले आसमान के नीचे आपको, आपके आंदोलन को देखने का मौका मिला। उन बहनों का भी आभार, याद आती है आपकी, क्योंकि मिल तो नहीं पा रहे हैं, दूर हैं, काम ज्यादा है। लेकिन सच है, आने वाला कल जो है वो बहुजनों का है, क्योंकि अब बहुजन नौजवान कमर कस चुके हैं और वो लड़ेंगे। फिर मैंने कहा ना, मांगने से कुछ नहीं मिलता। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। और एक नौजवानों के लिए जो मैं हमेशा कहता हूँ कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती, और इतिहास उधर झुक जाता जिस ओर जवानी चलती है। जवानी अधिकार चाहती है, परिवर्तन चाहती है। जवानी इस देश में स्वाभिमान सम्मान से जीना चाहती है। इस देश की जो एकता अखंडता है, समता मूलक समाज, स्वतंत्रता, भाईचारा, बंधुत्व, उसको बनाना चाहती है। और जो आरएसएस भाजपा के लोग इसको रोकना चाहते हैं, हमें गुलाम बना कर रखना चाहते हैं, वो तैयार है। सब चीजों पे लड़ेंगे। इसके बाद, ये जीतने के बाद लड़ेंगे जातिगत जनगणना पे, करा करेंगे। पता तो लगे कौन किसके अधिकार पे कुंडली बनाए बैठा है, सांप की तरह। उसके बाद लड़ेंगे ईवीएम पे। ईवीएम से वोट की चोरी खत्म करेंगे। ये जनता है, ये लोकतंत्र है, इसमें जनता मालिक, जो जनता चाहेगी वो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत है जनता की। धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 6 तारीख को, और जिसका खून खोल रहा है वो आए 6 तारीख को। ये तय करके आए कि कितने दिन चलने वाला आंदोलन, कब तक चलेगा कोई पता नहीं, लेकिन हम आ गए मैदान में लड़ने के लिए और जीत के जाएंगे। योद्धा हार नहीं मानते। धन्यवाद। जय भीम।